हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ऐसे टाइम के ऊपर हमें कहीं ना कहीं असेस कर लेना चाहिए कि हमारी प्रेपरेशन कितनी अच्छी है एंड किस तरह से आने वाले मंथ्स हम अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर मैं कुछ आपको ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूं जो कि मुझे खुद काफ़ी बेनिफिशियल लगी हैं ओवर माय डिफरेंट अटैम्प्ट्स एंड साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करने के बाद मैंने इन टेक्निक्स को और भी रिफाइन किया है। मैं बता दूं, इस लेक्चर के अंदर, आज के सेशन के अंदर मैं आपको टोटल 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा। अब हो सकता है आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए इनमें से 4 चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, तो आपको ना इस चीज़ को अपने लिए कस्टमाइज ज़रूर कर लेना चाहिए। तो डेफिनेटली आई एम श्योर इनमें से कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प काफ़ी करने जा रही हैं। देखो, एक चीज़ जो काफ़ी हेल्पफुल मुझे पर्सनली लगी थी है दैट इज़ कि आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मुझे एक बहुत ही फेमस कोट पसंद है, व्हाट कैन बी मेजर्ड कैन बी मैनेज्ड। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर मुझे पॉलिटी समझ नहीं आती, या बोलते हैं मुझे इकोनॉमी समझ नहीं आ रही, या बोलते हैं मुझे हिस्ट्री समझ नहीं आ रहा। इस तरह से ना वो एक पूरा सब्जेक्ट आके मुझे बोलते हैं कि सर मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा। बट शायद अगर आप इस तरह से बात करेंगे ना, आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल में ना प्रोग्रेस करने का तरीका क्या होता है, आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बहुत ध्यान से और बिल्कुल एंड तक पता होना चाहिए। क्या मतलब बिल्कुल एंड तक का? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। हो सकता है कि आपको पॉलिटी समझ आती हो, पर पॉलिटी के शायद कुछ एक चैप्टर्स ही समझ आते हो। कि मान लो आपको प्रेम्बल पता है, आपको फंडामेंटल राइट पता है, पर शायद आपको डीपीएसपी टॉपिक नहीं आता। गेटिंग इट? तो होता पता क्या है, इस तरह से हो सकता है आपकी कुछ पर्टिकुलर चीजें आपकी स्ट्रेंथ होंगी, पर बहुत सारी आपकी वीकनेस होंगी। तो मैं तो एक जो सजेस्ट करता हूं बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि एक तरह से ना एक्सेल शीट बना लो, जिसमें आपने ना हर टॉपिक को, मैं सब्जेक्ट नहीं बोल रहा, हर सिंगल टॉपिक को आपने कैटेगराइज कर रखा होगा अपने स्ट्रेंथ्स के अंदर और अपने वीकनेस के अंदर। इस तरह की शीट के अंदर आपको पता होगा कि हाँ यार, पॉलिटी के अंदर अगर 50 चैप्टर है ना, इन 50 मेरे पहले 35 वो हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, वो 15 मेरे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेरे वीक एरियाज हैं। अब जब मैं उनको रिवाइज करूंगा तो उनके हिसाब से कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं इनमें मैं शायद 3 बार रिवीजन करूं, पर जो मेरे वीक एरियाज है ना, वो मुझे शायद 5 बार रिवाइज करने पड़ेंगे। समझे इस बात को? अदरवाइज होता पता क्या है, हम सोचते हैं कि चलो पॉलिटी रिवाइज करते हैं, हम उसको चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। एंड इस वजह से दिक्कत यहां पर ये आती है कि हम प्रियम्बल हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, शायद ये चैप्टर तो हमने 10 बार पढ़ रखा होता है, पर अगर मैं बात करूं जो आखिरी के कुछ चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के, जहां पर 5th शेड्यूल की बात, 6th शेड्यूल की बात, वो हमने शायद कभी रिवाइज ही नहीं कर रखे होते। तो इस तरह से आपके पास ना हर सब्जेक्ट के अंदर हर सब टॉपिक का अगर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस होगा, आपको काम करना आसान हो पाएगा। अगर आप ये बोलोगे कि हाँ सर मुझे इकोनॉमी में कुछ टॉपिक समझ आते हैं, मुझे मॉनेटरी पॉलिसी समझ आती है, पर फिस्कल पॉलिसी शायद समझ नहीं आई, तब आप फिस्कल पॉलिसी के ऊपर काम कर पाओगे। अदरवाइज ये बोलते रहोगे कि इकोनॉमी समझ नहीं आ रही, इकोनॉमी समझ नहीं आ रही, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। यू नीड टू बी वेरी वेल श्योर कि आपका कितना परसेंटेज सिलेबस हो चुका है, कौन सा सब टॉपिक आपको अच्छे से आता है, कौन सा सब टॉपिक आपका वीक है। फिर स्ट्रॉन्ग एरियाज के लिए अलग स्ट्रेटेजी, वीक एरियाज के लिए अलग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे, एंड अकॉर्डिंगली धीरे धीरे इन वीक एरियाज पे काम करते हुए ये भी आपके स्ट्रॉन्ग रीजन में आने चाहिए। दिस शुड बी द फोकस। तो पॉइंट यही है, चाहे आपका सी सेट हो या जनरल स्टडीज हो, पहली टेक्निक यही होगी कि आप मुझे सब्जेक्ट मत बताओ, आप मुझे सब टॉपिक बताओ कि कौन सा सब टॉपिक कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, एंड उस हिसाब से उनको बेहतर करने के लिए काम करो। आई होप पहली टेक्निक आपको समझ आई होगी। दूसरा चीज क्या है? दूसरी चीज है आपकी रिवीजन थ्रू टेस्ट सीरीज। ये चीज मैंने भी बहुत बार खुद इंप्लीमेंट करी है, एंड कहीं ना कहीं आप भी इसको ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूं। देखो, काफी बार ना हमें दिक्कत पता क्या आती है कि या तो किसी सब्जेक्ट की हम रिवीजन नहीं कर पाए, या फिर रिवीजन कर ली तो सिर्फ कुछ सब टॉपिक्स की करी, कुछ सब टॉपिक्स की रिवीजन छूट ही गई हमसे, या फिर होता है कि किसी टॉपिक के हमने कुछ टेस्ट वगैरह नहीं दिए। अब यहां पर क्या एक चीज जो हमें हेल्प कर सकती है, जो मैं आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। जैसे मान लो आप एक कोई पर्टिकुलर टेस्ट उठाओ, जैसे कोई भी एक टेस्ट सीरीज आती है मार्केट के अंदर, नॉर्मली उसके 30 to 40 टेस्ट होते हैं, या जितने मर्जी टेस्ट होते हैं लेट से। उसके बाहर ना उस टॉपिक में कौन सा, मतलब उस टेस्ट के अंदर कौन सा टॉपिक पूछा गया है, उसका सिलेबस मेंशन होता है।
जैसे आई थिंक ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इस टेस्ट के बाहर ना ये भी मेंशन होगा कि इस टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तो आप पता क्या कर सकते हो, जो भी सिलेबस गिवन है पहले उसको अपने खुद के नोट्स में से पढ़ो। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये पॉलिटी का ही टेस्ट है, ठीक है। अगर मान लो पॉलिटी के टेस्ट के बाहर आपको लिखा है कि ये पॉलिटी के पहले 10 चैप्टर इस टेस्ट में आ रहे हैं, तो आप 1 से 2 दिन लोगे, क्या करोगे, इन टॉपिक्स को खुद अपने जो भी नोट्स हैं, चाहे लक्ष्मीकांत है या आपने खुद के जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, वहां से आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, एक बार आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, फिर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, जितने भी क्वेश्चन यहां पे दे रखे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हुआ, मान लो वट एवर नंबर ऑफ क्वेश्चन, मान लो 50 क्वेश्चन थे, अब 50 क्वेश्चन में से हो सकता है आपके 35 ठीक हुए हों या 25 ठीक हुए हों, जितने भी मान लो। अब आपने जितने भी आपके करेक्ट हुए हैं, जितने भी आपके इनकरेक्ट हुए हैं, उनका आपने एनालिसिस देखना है कि जो सही हुए वो क्यों सही हुए, गलत हुए तो क्यों गलत हुए। एंड एट द सेम टाइम अगर सही हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, या जो गलत हो रहे हैं वो कंसेप्चुअल तो नहीं गलत हो रहे। तो यहां से भी ना टेस्ट सीरीज आपका सेकंड सोर्स बनेगी, आपको ये जानने के अंदर कि कहां मैं लैग कर रहा हूं, कहां मुझे और मेहनत की जरूरत है। देखो 5 पॉइंट्स का क्रक्स घूम फिर के यही है कि यू नीड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। यू मस्ट नो कि आपको किसके ऊपर काम करना है, किस चीज के ऊपर काम नहीं करना है। यहां पर ना एक चीज और फायदा मिलेगा एनालिसिस के बाद, जैसे ही आपको पता लगेगा कि आपकी गलतियां क्या है। मान लो आपके 15 क्वेश्चन गलत हुए, उस 15 में से ज्यादातर क्वेश्चन आपके डीपीएसपी में गलत हुए हैं, तो यू नो कि यार डीपीएसपी मुझे दोबारा रिवाइज कर लेना चाहिए। फिर एक बार दोबारा रिवाइज करो एंड फिर दोबारा से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप टेस्ट के माध्यम से 2 चीजें कर रहे हो, एक तो अपनी गलतियों को पहचान रहे हो, उनके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी चीज आपका ना इस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। जैसे इस टेस्ट में आपने पॉलिटी पढ़ा, अगले में इकोनॉमी करोगे, ऐसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपने स्टेप बाय स्टेप उनका आपने एक तरह से रिवीजन भी हो गया। तो दिस टेक्निक इंश्योर्स कि आप पढ़ भी रहे हो, मतलब रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट की गलतियां पहचान रहे हो एंड उनके ऊपर वापस काम कर रहे हो, एंड 5वां आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन भी हो रहा है। दिस इंश्योर्स कि आपका कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा। तो ये होगी सर सेकंड टेक्निक, जहां पर हम बात करते हैं रिवीजन थ्रू टेस्ट सीरीज के माध्यम से। एक और टेक्निक है जो है तीसरी, देखो काम एंड कंपोज होना। ये टेक्निक पता क्या है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। होता क्या है कि हम अक्सर तो नहीं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखा है जो शायद अपने मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट जिस दिन एक्चुअल एग्जाम आता है उस दिन अचानक से घबरा जाते हैं एंड दे स्कोर वेरी लेस इन देयर रियल प्रीलिम्स एग्जाम। ये काफी सारे कैंडिडेट्स की दिक्कत है। अगर आप इनमें से नहीं हो बहुत बढ़िया, पर अगर हो तो आपको थोड़ा सा ना अपने आप को सोचना पड़ेगा कि यार इस चीज को मैं कैसे ठीक करूं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस के टाइम के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो पर रियल डे के ऊपर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो दिस इज ऑफ नो यूज एट ऑल। तो आपको इंश्योर ये करना है कि उस पर्टिकुलर डे के ऊपर भी आप काम एंड कंपोज्ड हो। अब ये कारण ऐसा आता क्यों है सर हमारी जिंदगी में कि उस दिन हम उतने कंपोज नहीं रहते। देखो पता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यूपीएससी का 2023 के पेपर की ही बात करता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद हमने नहीं पढ़ रखे थे। अब ऐसे इश्यूज के अंदर ना जब हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको हम आंसर नहीं कर पाते, उस वजह से कई बार हमारा अचानक से कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, एंड इसकी वजह से आप जो शायद इजी क्वेश्चंस थे उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। देखो एक बात याद करो हमेशा कि आपको अपनी तैयारी पे पूरा पूरा भरोसा रखना है। अगर आपने पिछले 1 साल 1.5 साल जितना भी टाइम आपने मेहनत करी है और आपने अच्छे से टेस्ट वगैरह भी लगाए हैं, देन यू शुड रियलाइज यार कि मैंने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर कोई टफ क्वेश्चन है और अगर मैं उसको नहीं आंसर कर पा रहा इवन विद सो गुड प्रेपरेशन, तो बाकी लोग कैसे आंसर कर पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर ये यूपीएससी प्रीलिम्स जो है ये एक तरह से क्या है, दिस इज अ रिलेटिव एग्जाम। आपको बाकियों से बेहतर परफॉर्म करना है। इट इज नॉट लाइक कि आपको 100 में से 90 क्वेश्चन ठीक करने हैं, नहीं, इट्स जस्ट दैट कि आपको बाकियों से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना है। एंड अगर एग्जाम टफ है ना, ये बात रियलाइज करो वो सबके लिए टफ है। उसको बल्कि मैं तो उल्टा, अगर मेरे सामने कभी टफ पेपर आता है मैं तो खुश होता हूं कि यार चलो अच्छा पेपर आया है, टफ पेपर आया है। एटलीस्ट वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो बड़े आराम से फिल्टर आउट हो जाते हैं ऐसे एग्जाम से। तो अगर पेपर टफ है ना, डोंट वरी एट ऑल, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो। अगर आप टफ पेपर के अंदर ठीक ठाक भी परफॉर्म कर जाते हो ना, तो आप पक्का आराम से कट ऑफ से ऊपर स्कोर कर लोगे बड़े आराम से। तो जितना काम एंड कंपोज्ड होगे आप एग्जाम के अंदर, उतना ही बेटर आप अपने माइंड को अप्लाई कर पाओगे।
कई बार कुछ ऑप्शन ऐसे सेट होते हैं जिनको आप थोड़ा बेटर तरह से आंसर तक पहुंच सकते हो। सी सेट के अंदर भी ये चीज़ होती है। तो अगर काम एंड कंपोस्ट होगे तो आई एम श्योर उससे 5 से 10 नंबर आपके डेफिनेटली इंक्रीज होंगे ही होंगे। ये होगी हमारी टेक्निक नंबर 3। उसके अलावा चौथी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो ये बहुत सारे टॉपर्स ने बोला है एंड आई एम श्योर आपने अभी तक बहुत बार, हजारों बार सुन भी लिया होगा, हजारों यूट्यूब वीडियोस यहाँ पे आपको ऐसी ही आपने देखी भी होंगी इसके रिगार्डिंग की पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। बट ट्रस्ट मी, ये शायद ऐसी चीज है कि हमें पता सबको है, बट तब भी हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उतने हम अटेम्प्ट नहीं करके उसको लगा के नहीं जाते। बट कई बार देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ 2018 के 2 इकोनॉमी के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रिपीट हुए 2021 के अंदर। चलो मान लो और जगह नहीं भी रिपीट होता है एग्जैक्ट सेम, पर कहीं ना कहीं सिमिलर कॉन्सेप्ट तो कई सालों में हमें देखने को मिलता है। उसका एक ट्रेंड तो हमें पता लग जाता है कि ये चीजें ऐसी पूछी जाती हैं। एंड मुझे तो देखो बहुत लंबे टाइम से इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, अगर क्लासेस आपने मेरी कभी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करी होंगी तो आपने रियलाइज किया होगा कि मैं बहुत बार पढ़ाते टाइम बता देता हूँ कि यार ये क्वेश्चन 2017 में आया था, ये 2016 में आया था, ये 12 में आया था, ये 10 में आया था। इस तरह से आपको मैं बताता भी रहता हूँ। रीजन बीइंग कि पीवाईक्यूज के ऊपर अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी ना, यू विल रियलाइज कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंट है, यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट। एंड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आंसर तक पहुंचने का क्या तरीका होता है, यूपीएससी कैसे पेपर को सेट करता है, वो एक डिसेंट आइडिया आपको हो जाता है। आई अंडरस्टैंड कि देखो पेपर का ट्रेंड पिछले सालों के अंदर काफी बदला है, पर कहीं ना कहीं जो उसकी कोर फिलॉसफी है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए, वो यहां पर आपको पीवाईक्यूज के माध्यम से और भी आपकी बेहतर हो सकती है। एक आखिरी टेक्निक जो 5वीं टेक्निक है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपकी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। देखो ये मेरी टेक्निक मेरी खुद की ही है, टेक्निक नहीं बोलूंगा इसको, रेदर देन की जो चीज मुझे हेल्प करी है वो ये थी कि मेरे ना कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन्स थे जिनको मैं बोलता था, जो मेरे 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स भी हैं मेरे, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये दोनों मेरे इतने फेवरेट थे कि जितने भी मैंने आपके प्रीलिम्स हुए हैं उनमें मैंने हर एग्जाम में मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ, या फिर लेट्स से 85 to 90% एक्यूरेसी के साथ इन दोनों टॉपिक्स के अंदर मैंने परफॉर्म किया है। कि अगर मान लो 35 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी को मिला के, तो हर एग्जाम में 32 से 33 मैं ठीक करता ही करता हूं। तो आपके भी ना हो सकता है किसी के इन्वायरमेंट किसी का अच्छा हो, ज्योग्राफी अच्छी हो, किसी का हो सकता है हिस्ट्री अच्छा हो। तो अगर आपके जो स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं, अगर उनके अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और बाकियों से थोड़ी लीड ले लेते हो, तो एग्जाम क्लियर करना काफी आसान हो जाता है। अगर आपने इन दोनों टॉपिक्स के अंदर ही अच्छा परफॉर्म कर लिया, या जो भी आपके 2 टॉपिक्स हैं, तो अगर बाकियों में आप इजी या मॉडरेट क्वेश्चंस भी सिर्फ ठीक कर दोगे ना, यू विल रियलाइज कि आप कट ऑफ के काफी ऊपर आ चुके हो। तो ये मेरी आज की 5 टेक्निक्स थी। मैं फिर से इस डिस्क्लेमर दे दूं, हो सकता है ये 5 टेक्निक्स आपके लिए एप्लीकेबल ना हो सकता है किसी के लिए 2 हो, किसी के लिए 3 हो, किसी के लिए शायद कोई भी ना हो। तो अपनी स्ट्रेटजी इंसान को खुद बनानी चाहिए। मैं बस आपको कुछ चीजें कुछ हाईलाइट करना चाहता था, स्पेशली द फर्स्ट वन थिंग, जहां पर मैंने आपको बोला कि यू मस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। ये आपको हर सब टॉपिक के लिए करना चाहिए। चाहे ये चीज आपकी सी सेट में भी, ये जो फर्स्ट वाली टेक्निक थी, ये सेम चीज आपको सी सेट के अंदर भी इंश्योर करनी ही पड़ेगी। सी सेट के अंदर कैसे? डोंट टेल मी कि सर मेरा क्वांट वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है। मुझे ये बताओ कि क्वांट के अंदर सर टाइम स्पीड डिस्टेंस मुझे आता है अच्छे से, शायद मेरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीक है। तो आपको एक आइडिया लग पाएगा, यार टाइम स्पीड डिस्टेंस तो मेरा कर चुका मैं ऑलरेडी, इट इज डन एंड डस्टेड। अब मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना है। होता क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता, हम टाइम स्पीड डिस्टेंस ही 10 बार रिवाइज कर जाते हैं। तो आप बताओ आप प्रोग्रेस कहां पे कर रहे हो? यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। तो प्लीज ऐसे इंश्योर कीजिए कि अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा मेजर करना स्टार्ट कीजिए। आप शायद हो सकते हो ऐसे इंसान हो जो दिन में सुबह से लेकर रात तक पढ़ता जा रहा हो, पर क्या उसकी कुछ आउटपुट है, क्या उसकी कुछ एफिशिएंसी है? क्या कभी आपने ये कैलकुलेट करने की कोशिश करी? ट्रस्ट में, जिस दिन आप अपनी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने लग जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, जैसा भी आप सोचना चाहो। एक चीज मैंने और भी बताई थी विद रिगार्ड्स टू सी सेट मेरे पिछले वीडियोस के अंदर, कि आपको ना जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हो, किसी को सवाल को, आपको सवाल देखने से ही आइडिया आना चाहिए कि वो किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। इज इट एन इजी क्वेश्चन, इज इट अ मॉडरेट क्वेश्चन, इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? अब लोग पूछते हैं कि सर इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें? देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तभी आप ढूंढ पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा टफ है। मैंने हमेशा यही एम्फसाइज किया है कि टफ क्वेश्चंस डिटर्मिन नहीं करते कि आप सिलेक्ट होते हो या ना नहीं होते हो। इट इज इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन, अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ करते हो ना, देन यू आर आउट ऑफ द रेस। और ये पता कैसे लगेगा, आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मॉडरेट है? ये आएगा तैयारी से, ये आएगा आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी। सी सेट के क्वेश्चंस अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, आपके फटाफट दिमाग में क्लिक होंगी चीजें कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने ऐसा कर रखा है एंड अभी भी मैं इसको कर सकता हूं।
तो ये कुछ 5 टेक्निक्स थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, जो आपको आई थिंक कुछ इनमें से टेक्निक्स आपको हेल्प कर सकती हैं। देखो इन्हीं कुछ टेक्निक्स के मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस भी किया, और एक्चुअल में कुछ इनमें से कुछ टेक्निक्स को मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर जोड़ने की कोशिश करी है एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, जिसका नाम है रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0। देखो इसके अंतर्गत ना एक्चुअली जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था टेस्ट सीरीज वाली चीज, उसको हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर डेली आपको जीएस और सीसेट की प्रैक्टिस करने को मिलती है, 40 क्वेश्चन जीएस के, 20 सीसेट के, एंड बाद में उनका आपको एनालिसिस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जीएस पेपर का डिस्कशन। बाकी उड़ान की आपको बुकलेट्स मिलेंगी, सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, ये बहुत सारे और फीचर्स हैं जो आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के अंदर रिग्रेसली हेल्प करेंगे। देखो मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि अगर आप खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लीज गो अहेड विद दैट। पर अगर आपको कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए जहां पर आप अच्छे टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को, अपनी रिवीजन को, अपने टेस्ट को और बेहतर कर सकते हो, तो वहां पर आरपीपी 2.0 आपको हेल्प कर सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके आरपीपी 1.0 में जुड़े थे, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ, एंड आई एम श्योर आपको भी ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो हमारा मेंस का है सृजन प्रोग्राम, उसका फ्री एक्सेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम आपका दिल्ली में करोल बाग, मुखर्जी नगर, उसके अलावा लखनऊ और पटना में भी आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है, वहां पर भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। एंड अगर किसी को कुछ डाउट आता है, आप हमें इस नंबर 9920613613 इसके ऊपर भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपको आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।